वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 के आपका जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी है, उसका अध्याय 4 है जिसका नाम है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। उसका हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्नोत्तर। जितने भी चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नोत्तर बनते हैं सभी के सभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आती है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी के जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस दिखाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को अगर सॉल्यूशन चाहिए और किसी भी क्लास का 1 to 12 किसी भी एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, आप नीचे आके कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 4 है, नाम है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। ठीक, अगर आप यूपीएससी, एसएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम में, जिसमें आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप आज की वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देख लीजिए है यहाँ पे, कृषि क्या है। अगर आपसे पूछता है कि एग्रीकल्चर क्या है यानी कि कृषि क्या है, तो आप बताएंगे किस तरीके से इसका उत्तर देंगे आप। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन जैसे प्राथमिक क्रियाओं को कृषि कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि कृषि के लिए सिर्फ खेती ही की जाए, धान और गेहूं ही उगाया जाए, ऐसा नहीं है। आप फसल कोई भी उगाते हैं, फलों की भी अगर आप खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं या फिर फूल उगाते हैं या फिर आप पशुपालन करते हैं, तो भी ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्रियाएं जो ये हैं वो कृषि कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि कृषि को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना है। सारी चीज़ संक्षिप्त में बतानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, स्थलाकृति यानी कि जो आपका जो भूमि है उसकी आकृति कैसी है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाका होता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, असम के इलाके हो गए, अरुणाचल प्रदेश के एरिया हो गए, और कहीं कहीं पे मैदानी इलाका होता है, जैसे यूपी के ज़्यादातर हिस्से हैं, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से हैं, ये मैदानी भाग हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैदानी भागों में अलग चीज़ की कृषि की जाती है, पहाड़ी इलाकों में अलग फसलें उगाई जाती हैं। रीज़न यही है कि स्थल के ऊपर आधारित होती है कृषि। आप गेहूं या फिर चावल पहाड़ी इलाकों में आसानी से नहीं उगा सकते एज़ कंपेयर टू समतल ज़मीन पे। अगर आप गेहूं और चावल उगाना चाहें तो आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि इनको जो पानी मिलना चाहिए वो पर्याप्त पानी की आवश्यकता आप प्रदान कर सकते हैं उनको। पहाड़ी इलाकों में आप पानी सही से नहीं रोक सकते, इसीलिए आप लोग देखते होंगे पहाड़ी इलाकों में अधिकतर वही खेतियाँ होती हैं जो सीढ़ीदारनुमा खेतियाँ होती हैं। जैसे आप देखे होंगे कि चाय की खेती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपकी ज़मीन है, स्थलाकृति है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है, प्रभावित करती है। दूसरा है यहाँ पे मृदा। मृदा का मतलब है मिट्टी कैसी है वहाँ की। यानी कि जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि काली मिट्टी में कुछ फसलें उगाई जाती हैं, जलोढ़ मिट्टी में कुछ अलग फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए मृदा जो है वो अलग अलग प्रकार की मृदा अलग अलग फसलों के लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है। तीसरा है जलवायु। जलवायु बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप देखेंगे कि आप जाएंगे जब हिमाचल प्रदेश की तरफ या जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वहाँ पे ठंड का मौसम थोड़ा सा रहता है, जिससे वहाँ पे सेब की जो फसल है वो आसानी से हो सकती है। आप अगर इधर सेब की फसल उगाएंगे यूपी में या फिर एमपी में या फिर बिहार में, तो अगर आप थोड़ा सा देखभाल करेंगे तो उग जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको वो फसल अच्छे से नहीं उग पाएगा एज़ कम्पेयर टू ऐसे स्थान पे जलवायु जहाँ पे ठंडी है, वहाँ पे ठंडे प्रदेशों की जो फसलें हैं वो उगाई जाएंगी, और गर्म प्रदेश की जो फसलें हैं वो गर्म प्रदेश में उगाई जाती हैं। यानी कि जलवायु का भी असर पड़ता है। तीसरा है स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। ठीक, इसके बारे में देख लीजिए, लिखा गया है कृषि का वह तरीका जिसमें वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह नई जगह कृषि की जाने लगती है। ऐसी कृषि को स्थानांतरी कृषि या झूम कृषि भी कहा जाता है। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये स्थानांतरी कृषि तो पूछ सकता है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है वो है झूम कृषि। आपसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वर्ड, क्योंकि इस वर्ड से क्वेश्चन आ चुका है कि झूम कृषि या फिर झूम खेती क्या होती है। ठीक, तो झूम खेती यही होती है, स्थानांतरित कृषि होती है, जहाँ पे हम जंगलों को काटते हैं, वहाँ की ज़मीन को साफ़ करते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम उसकी जो जलाए पौधों को जलाते हैं, उससे जो राख बचता है उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं, और जब वहाँ पे
पैदावार नहीं होती है तो उस जगह को ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे हम वन काटने शुरू कर देते हैं, तो ये काफ़ी हानिकारक होती है। ठीक है, इस कृषि की निम्नलिखित हानियाँ हैं। पहला, इससे हरे भरे वनों को नुकसान पहुंचता है। वन काटेंगे बार बार तो नुकसान पहुंचेगा। जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है वहाँ की मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप एक ही जगह पे राख मिला देंगे ढेर सारी, तो वहाँ पे एक दो बार तो आपको पैदावार अच्छी मिलेगी, लेकिन उसके बाद समाप्त हो जाएगी उसकी उर्वरता। तीसरा क्या है, वनों को जलाकर इसका राख उपयोग होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। राख आप जब जलाएंगे वनों को, उससे धुआं होगा, जिससे वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार से यहाँ पे 3 कारण बताए गए हैं कि अगर झूम खेती की जाए या फिर स्थानांतरित कृषि की जाए तो उसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ कृषि क्या है। रोपड़ कृषि के बारे में देख लीजिए। ऐसी वाणिज्यिक कृषि जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास जैसी एकल फसलें उगाई जाती हैं रोपड़ कृषि कहलाती हैं। इस कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एकल कृषि फसलें मतलब साल में सिर्फ एक बार ये फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए किस प्रकार मदद कर रही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा गया है, सरकार निम्नलिखित तरीकों से कृषि के विकास में मदद करती है। पहला, सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराना। दूसरा है, खाद और बीज पर सब्सिडी देकर। तीसरा है, सरकारी कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देकर। और चौथा है, कृषि के लिए किसानों की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर। ठीक है, तो ये इस तरीके से सरकार किसानों की हेल्प करती है कृषि में, कृषि के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है दूसरा, सही के सामने सही का आंसर चिन्ह लगाना है। यहाँ पे प्रश्न है, उद्यान कृषि क्या है। 3 ऑप्शन है यहाँ पे, गेहूँ उगाना, आदिम कृषि या फिर फलों और सब्जियों को उगाना। तो उद्यान कृषि जो होता है वो फलों और सब्जियों को उगाना होता है, तो ग ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ग, इसको जो ग्रीन कलर से, ये इसका ऑप्शन ग सही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, तो सुनहरा रेशा यहाँ पे 3 ऑप्शन है, चाय, कपास और पटसन। तो यहाँ पे पटसन जो होता है, ठीक है, सन भी इसको कहते हैं। तो ये सन एक होती है, रहर की तरह का पौधा होता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने दिखाया हुआ है, रहर की तरह का आकार का ये पौधा होता है। इसके जो ये तने हैं, ये देख रहे होंगे तने हैं, ये इन तनों से जब ये पौधे सूख जाते हैं तो इन तनों को यहाँ पे देखेंगे बाएं तरफ, यहाँ पे रस्सी बनाई गई है, रेशेदार ये तने होते हैं। इनको प्रोसेस करके पीट के इसको रस्सी नुमा इसका आकार दिया जाता है, जिससे इसको क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा, क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, इसको जूट भी कहते हैं, तो जूट याद रखिएगा, पटसन को ही जूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है। तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है, क ऑप्शन सही है, ब्राज़ील। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कारण बताना है। यहाँ पे कारण बताने में पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसके ऊपर यहाँ पे उसका कारण बताना है कि भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रियाओं में क्यों आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कारण बताया गया प्राथमिक क्रियाओं में इसलिए आता है क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। यानी कि प्राथमिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है इसका, इस प्रकार का जो क्रिया होता है। भारत की कृषि में फलों, सब्जियों, फसलों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो जो मैंने बताया था, कृषि में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे फल हुआ, सब्जियां हुई, फसल हुआ, पशुधन हुआ, फूल की खेती हुई, ये सारी की सारी जो है वो प्राथमिक क्रियाएँ होती हैं। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, क्यों, इसका कारण बताना है। तो विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न फसलों के में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती है, अलग अलग होती है। यानी कि जैसे कि कहीं की जलवायु अलग है, ठंडी है, कहीं की जलवायु गर्म है, कहीं की मिट्टी काली मिट्टी है, कहीं की पीली मिट्टी है, और कहीं का आप स्थल रूप आप पहाड़ी देखेंगे, कहीं पे मैदानी देखेंगे, कहीं पे पानी होगा। तो तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे फसलों को के लिए अलग अलग उपयुक्त होती हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं, इसलिए विभिन्न फसलें विभिन्न जगहों पे उगाई जाती हैं। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, अंतर स्पष्ट करना है, प्राथमिक क्रियाओं और तृतीयक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है, एक साइड प्राथमिक क्रियाएं लिखा गया, दूसरी तरफ तृतीयक क्रियाएं लिखा गया है। प्राथमिक क्रियाओं में पहला है, जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है वो क्या कहलाती हैं, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा, कृषि, मत्स्य, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। खेती हो गया आपका, मछली पालन हो गया, और वन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल पत्तियां लगाते हैं, ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्रियाओं में हो गया। और तृतीय क्रियाएं क्या है, जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है। यानी कि जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं और जो द्वितीय क्रियाएं होती हैं, उसके लिए जो सेवा प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, तृतीय क्रियाएं कहते हैं।
यहाँ पे देख लीजिए तृतीय क्रियाएं जैसे यातायात हो गई, आप कृषि के लिए यातायात का उपयोग करते हैं, कृषि के लिए ऋण लेते हैं तो बैंकिंग का उपयोग करते हैं, कृषि के लिए अब पशुपालन करते हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें होती है तो स्वास्थ्य का यूज करते हैं, शिक्षा संबंधित चीज़ें आप यूज करते हैं, आप कृषि में शिक्षा का यूज करते हैं तो शिक्षा हो गया, बीमा आप कराते हैं अपनी खेती का या फिर पशुओं का, वो हो गया आपका। इसी तरीके से आप कई उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं तृतीय क्रिया में, जो क्रियाएं यहाँ पे आपके प्राथमिक क्रियाओं को सहयोग देती हैं या प्राथमिक या द्वितीय क्रियाओं को, वो कहलाती हैं तृतीय क्रियाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है, निर्वाह कृषि और गहन कृषि। निर्वाह कृषि और गहन कृषि में आपको अंतर बताना है। तो निर्वाह कृषि देख लीजिए, केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि होती है, यानी कि एक परिवार उस पर निर्वाह करता है तो वो निर्वाह कृषि कहलाता है। निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, ठीक है। अगला है इसमें तीसरा, इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक। उसमें नए तरीके नहीं इंक्लूड किए जाते, पुराने तरीके जो चले आ रहे हैं वो निर्वाह कृषि में उसी को यूज किया जाता है। और गहन कृषि में क्या है, भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तीसरा क्या है, इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। जब आप गहन कृषि करेंगे तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा, उसमें शिक्षा का प्रयोग करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उसमें आपका जो पूंजी है वो ज़्यादा लगेगा और श्रम भी ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्रियाकलाप यहाँ पे करना है। यहाँ देख लीजिए लिखा गया है, बाजार में उपलब्ध गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन की बीजों को एकत्र कीजिए, उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं, यानी कि किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं। तो आप बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने आसपास कहीं पे जाइए, अपनी दुकान पे किसी, वहाँ से ये सारी चीज़ें कोशिश करिए कि गेहूँ मिल जाए। गेहूँ चावल तो आपके घर में ही होगा, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन और दलहन, दलहन मतलब दालें, इसके बीज इकट्ठा करिए और अपने टीचर से जाके पूछिए कि ये चीज़ें कैसी मिट्टी में उगाया जाता है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। गेहूँ जो है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। गेहूँ जो है, फसल का नाम है गेहूँ और मृदा का प्रकार है दोमट, जलोढ़ और मृदा, ठीक। जलोढ़ मृदा है। और इसमें चावल जो है वो चीका युक्त और जलोढ़ मृदा है। मक्का जो है वो जलोढ़ मृदा में उत्पन्न होता है। ज्वार है बलुआ और दोमट होता है, दोमट कहते हैं इसको काफ़ी लोग, लेकिन दोमट इसका वो सही वर्डिंग है इसकी। बाजरा जो है वो भी बलुआ और दोमट में होता है। ज्वार है वो जलोढ़ मिट्टी में होता है। रागी है वो बलुआ और दोमट में होता है। तिलहन जो है वो जलोढ़ मृदा में होता है और दलहन वो भी जलोढ़ मृदा में होता है। तो ये आपको मैंने हेल्प करने के लिए बता दिया है यहाँ पे, आप लेकिन खुद से इसको करिएगा, आप लोगों को काफ़ी नॉलेज इससे हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर बताना है आपको। तो पत्रिकाओं को देखिए, आप पुस्तकों को पढ़िए, समाचार पत्रों को पढ़िए या फिर इंटरनेट पे सर्च करिए, ब्राउज करिए कि भारत के जो किसान हैं उनकी जीवन शैली क्या है, अमेरिका यानी कि यूएसए जो है उनके किसानों की जीवन शैली कैसी है। तो यहाँ पे चित्र आप खुद से इकट्ठा करिएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को अंतर दिखा दिया, एक तरफ भारतीय किसान है, दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान हैं। तो देख लीजिए भारतीय किसान क्या है, भारत में फार्म का आकार छोटा होता है, लगभग 1 से यहाँ पे 1 से 5 हेक्टेयर लगभग इसका आकार होता है। और जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फार्म का औसत आकार होता है 250 हेक्टेयर होता है। सोच लीजिए कितना अंतर है। भारत में किसान मुख्य रूप से गाँव में रहते हैं और वहाँ के किसान मुख्य रूप से फार्म में ही रहते हैं, ठीक है। फार्म जहाँ उनकी खेती करते हैं वो इतना बड़ा आकार होता है, 250 हेक्टेयर, समझ सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा इलाका है। तो वहाँ पे जो किसान होता है उसी फार्म के बीच में रहते हैं। भारत के किसान वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाते हैं और अमेरिका के जो किसान हैं वो वर्ष में सिर्फ 1 फसल उगाता है। भारत के किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों से संबंधित सलाह लेता है और वहाँ अमेरिका के किसान उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में वैज्ञानिक मदद लेता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा होता है जो किसान को उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता रहता है। भारतीय किसान की जो खेतों की जुताई भाड़े के ट्रैक्टर या बैलों से परंपरागत तरीकों से होता है। अमेरिका के किसान जो हैं वो ट्रैक्टरों से की मदद से, बीज बोने की मशीनों से, समतलक यानी जो समतल करती है ज़मीन, संयुक्त हार्वेस्टर जो होता है बीज बोने की होती है जो मशीन, और प्रेशर का उपयोग कृषि संबंधित विविध संक्रियाओं में करता है। यानी सारी चीज़ें यहाँ पे अमेरिका में टेक्नोलॉजी के द्वारा कृषि की जाती है। और लास्ट में है, भारतीय किसानों के पास भंडारण की सुविधा की कमी होती है और जो अमेरिका किसान हैं अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी कि मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। तो ये अंतर है भारतीय किसानों और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसानों में। अब यहाँ पे देख लीजिए 5वां क्वेश्चन है,
ये आपका सुडोकू है, इसमें भरना है आपको। देख लीजिए इस साइड वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे इस साइड ये आपका वर्ग है, यहाँ पे हिंट दिया गया है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हिंट हैं, इसमें से हिंट देखना है और भरना है आपको। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे है, यहाँ पे देखिए नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, ये नंबर 1 पे भरना है आपको बाएँ से दाएँ, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे बाएँ से दाएँ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे तो भर नहीं पाएंगे। तो बाएँ से दाएँ के लिए ये देखिए यहाँ पे हिंट लिखा गया, फसल जिसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा मध्यम तापमान और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा गया है वो अंग्रेजी शब्द यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे मैंने नीचे यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे आंसर लिख दिया है। बाएं से दाएं के लिए लिखा हुआ है, जिस तरीके से पहले में अभी मेज भरा जाएगा, और ऊपर से नीचे के लिए यहाँ पे नीचे कर दिया है मैंने, नंबरिंग भी कर दी है मैंने, जिससे आप लोगों को भरने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे आंसर दिखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यहाँ पे वीडियो हमारी समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को अगर आप लोग सुपर टेट, सी टेट, UPSC, ग्रुप डी, रेलवे के एग्ज़ाम हो या फिर SSC के एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों के नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।